दीनानाथ जी का दिल बेहद परेशान था। एक ही सवाल रह रहकर उनको मथ रहा था। उम्र के इस पड़ाव पर वे दोनों पति पत्नी अकेले किस तरह रहेंगे? कौन भाग दौड़ और सेवा टहल करेगा? फिर बैंक के ब्याज और मकान के किराए की थोड़ी सी आमदनी से खर्चे कैसे पूरे होंगे उनके? बुढ़ापे में बीमारियां भी तो लग जाती है। बहू बेटों का साथ छोड़कर शायद उन्होंने ठीक नहीं किया, मगर वो भी क्या करते? दोनों बेटों में से एक भी उन्हें मन से रखना ही नहीं चाहता था। दोनों एक दूसरे पर डाल रहे थे। बात बात पर उन्हें जिल्लत झेलने पड़ रही थी। उनके लिए वहाँ एक पल काटना मानो दिभर हो गया था। जब इसी तरह उपेक्षा से रहना है तो अपने घर जाकर क्यों न रहें, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। भले ही अकेले रहकर तकलीफ़ें उठाएंगे, पर ये एहसास तो रहेगा कि अपने घर में रह रहे हैं। अपने घर की याद आते ही वे बेचैन हो उठे। बड़ी मुश्किल से 17-18 घंटों का लंबा सफ़र तय हुआ। 27-28 साल पहले गृह प्रवेश की समय सुख का जो एहसास उन्हें हुआ था, उससे 1000 गुना ज़्यादा इस वक्त हो रहा था। उनका मकान 2 मंजिला था। नीचे की मंजिल में वो खुद रहते थे और ऊपर वाला हिस्सा किराए पर लगा रखा था। उनके आने की खटर पटर सुनकर ऊपर छज्जे में से गुड़िया झांकने लगी। 5 साल की प्यारी सी नन्ही गुड़िया, उनके किराएदार आरती और मानव की बिटिया, उन्हें देखते ही खुशी से खिल खिल कर तालियां बजाने लगी। ओए होए, बाबा आ गए, अम्मा आ गए। वे जब तक आंगन में आते, नन्ही गुड़िया तेजी से भागती हुई सीढ़ियाँ फलांगती हुई नीचे उतरी और उनसे आकर लिपट गई। पीछे पीछे खिलखिलाता हुआ उससे छोटा मुन्ना भी था। दीनानाथ जी और शीला जी उन दोनों को कसकर भींच कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। तब तक आरती और मानव भी नीचे आ गए थे। दोनों की आंखों में हैरानी के भाव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माँ बाबूजी गए तो थे अपने बेटों के पास हमेशा के लिए रहने, लेकिन इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? और वो भी बिना कोई खबर दिए अकेले ही आ गए अपना पूरा सामान लेकर। मगर माँ बाबूजी जिस तरह गुड़िया और मुन्ना को चूमते हुए रो रहे थे, आरती और मानव कुछ न पूछ कर भी सब कुछ समझ गए। दोनों उनके पास आकर बैठ गए और उनके हाल चाल पूछने लगे। दीनानाथ जी और शीला जी का मन हल्का होने के बाद आरती और मानव ने उनका सारा सामान उठाया और ऊपर चढ़ाने लगे। दीनानाथ जी ने सामान नीचे ही रखने का आग्रह किया, पर आरती और मानव ने प्यार से मना कर दिया कि इतने लंबे सफ़र के बाद थक गए होंगे। वैसे भी नीचे रसोई का पूरा सामान नहीं था। ये देखकर बुजुर्ग दंपति का मन भर आया। वे सब ऊपर आ गए। चाय नाश्ता करते हुए वे आपस में बतियाने लगे। सबसे ज़्यादा चहक रहे थे गुड़िया और मुन्ना। दोनों दीनानाथ जी और शीला जी की गोद में इस तरह उछल कूद रहे थे जैसे अपने सगे दादा दादी की गोद में हो। बुजुर्ग दंपति को ये सब बेहद खुशगवार लग रहा था। पिछले आई 3 महीनों में उन्हें उनकी अपनों ने जो घाव दिए थे, उन चंद मिनटों में ही उनकी सारी गिले शिकवे भूल गए। मगर नियति ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। इससे पहले कि वे आश्चर्य होकर चैन की सांस लेते, तभी गुड़िया ने बातों बातों में अपनी ये खबर दे डाली कि उसके पापा ने एक घर खरीद लिया है और वे अब वहीं जाकर रहेंगे। सुनते ही दीनानाथ जी और शीला जी जड़वत रह गए। एक पल को तो उन्हें सूझा ही नहीं कि इस शुभ अवसर पर वे क्या कहें। एक तरफ तो सुख का एहसास हो रहा था, लेकिन उनके निश्चल सेवा भाव वाले किराएदार का अपने घर का सपना पूरा होने जा रहा था। दूसरी ओर उनका दिल भी बैठा जा रहा था कि जिनके सहारे वे अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा काटना चाहते थे, वे ही उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। उधर आरती और मानव अजीब पेशो पेश में पड़ गए। अपना घर खरीदने की उन्हें खुशी तो थी। ये जानकारी वे अपने बुजुर्ग मकान मालिक को
देना भी चाहते थे, मगर अपनों सी ठुकरा कर आए इन बुजुर्ग दंपति की जो नाजुक मन की हालत इस वक्त थी, उसे देखते हुए इस बात को वो 1-2 दिन और उनसे छिपाना चाहते थे। आरती ने तो मन ही मन फैसला कर लिया था कि भले ही 2 दिन महीने का किराया उन्हें और देना पड़े, 4 दिन बाद होने वाले गृह प्रवेश को वो आगे बढ़ा देगी। माँ बाबूजी का वो दिल से सम्मान करती थी। उनके दोनों बच्चे इसी घर में पैदा हुए थे और उस समय शीला जी ने आरती की बहु देखभाल की थी। हालांकि दोनों बार उसकी सासू माँ गांव से सही समय पर आ गई थी, मगर शीला जी ने उनके आने से पहले ही सारी तैयारियां करवा दी थी। सासू माँ के गांव वापस चले जाने के बाद भी सगी दादी की तरह वो गुड़िया और मुन्ना की देखभाल करती रही थी। अब ऐसी स्नेहमयी माँ को वो भला एकदम कैसी कह देती कि हम 4 दिन बाद आपको छोड़कर अपने मकान में जा रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। पथराई सी बैठी शीला जी ने जल्दी से अपने मन के भावों को काबू में किया। गुड़िया के शुभ समाचार देने के साथ ही वो सोफे से उठी और आगे बढ़कर आरती को प्यार से गले लगा लिया और बोली, अरे पगली, ऐसी खुशखबरी ऐसे रोते हुए देते हैं। साथ ही उन्होंने अपने बटुए से 100 का नोट निकालकर उसके हाथों में ज़बरदस्ती थमा दिया। दीनानाथ जी ने भी मानव और बच्चों को बढ़ के रुपए दिए। मानव और आरती के गले भर आई। अगली दिन सुबह सबसे पहले शीला जी उठ गई। नीचे आकर वो अपने बंद घर की साफ सफाई करने लगी। खटर पटर सुनकर मानव और आरती भी आ गए और शीला जी के काम में हाथ बटाने लगे। उनका ये अपनापन देखकर शीला जी का मन और आंखें दोनों भर आई। शीला जी अपनी रसोई भी शुरू करना चाहती थी, मगर आरती ने अधिकार पूर्वक मना कर दिया कि रसोई का लगभग सारा सामान बाजार से लाना पड़ेगा। बाबूजी तुरंत फुरंत अकेले इतनी भाग दौड़ कैसे करेंगे। मानव की मदद से 2-3 दिनों में सारा इंतजाम हो जाएगा। तब तक माँ बाबूजी उन्हें के संग खाना खाएंगे। वैसे भी माँ जी के हाथ का जायकेदार खाना खाए हुए 3 महीने बीत गए थे। गुड़िया तो रोज़ ही मुंह फुलाती थी, अम्मा जैसी सब्जी आप क्यों नहीं बनाती मम्मी। आखिर शीला जी को हार माननी ही पड़ी। दोपहर का खाना खाकर माँ बाबूजी नीचे आराम करने चले गए। मानव 10 बजे बैंक जा चुका था। वो बैंक में नौकरी करता था। गुड़िया भी स्कूल चली गई थी। मुन्ना को थपकी देती आरती सोचों में डूब गई। रह रह कर माँ बाबूजी के आगे के जीवन की त्रासदी की कल्पना उसे झकझोर रही थी। कैसे रहेंगे ये दोनों, क्या बीत रही होगी इस वक्त इन दोनों की दिल पर। जिन बेटों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो ही पराया हो गए। माँ बाबूजी के खर्चे अब कैसे चलेंगे। रिटायर होने के बाद उनकी आय की साधन ही क्या थे। पीएफ का कुछ हिस्सा तो वे पिछले साल अपनी बड़ी पोती की शादी में खर्च कर चुके थे। बाकी बचा फंड दूसरे पोते पोतियों की नाम कर दिया था। उन्हें लगता था कि अब उन्हें रुपए पैसों की क्या ज़रूरत है। अब तो वो आराम से अपना बुढ़ापा अपने बच्चों के पास रह कर काटेंगे। इसीलिए अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं बचाया। मुश्किल से 70 से 80 हज़ार रुपये की एक एफडी थी बैंक में, और ये मकान एफडी के ब्याज और मकान के किराए से कैसे चलेगा उनका खर्च। हमारी जाने के बाद पता नहीं कैसे किराएदार आएंगे। अगर हमारी तरह घर जैसा समझने वाले आएँ तब तो ठीक है। माँ बाबूजी की बीमारी में उनकी सेवा टहल कौन करेगा। सोच सोच कर आरती का कलेजा मुंह को आने लगा था। आरती की बेटी समझती थी माँ बाबूजी दरअसल उनकी खुद की बेटी का नाम कीर्ति था। नाम की इस समरूपता ने माँ बाबूजी को कुछ ज़्यादा ही जोर दिया था। आरती से अब ऐसे स्नेहिल माता पिता को छोड़कर वो कैसे चल दे। तभी नीचे टाटा सुमो रुकने की आवाज़ आई। गांव से उसके सास ससुर आने वाले थे
आरती उठी और आंसू पोंछती पोंछती नीचे आई। माँ बाबूजी ही थे। आरती की उड़ी रंगत देखकर वे घबरा गए। आरती ने हाथ के इशारे से उन्हें चुप रहने का इशारा किया और ऊपर आकर उनसे सब हाल कह सुनाया। सुनकर उन्हें भी गहरा धक्का लगा। दीनानाथ जी को अपना बड़ा भाई मानने लगे थे। उनकी बहू बेटा के प्रति दीनानाथ जी और शीला जी का अपनापन देखकर माँ बाबूजी निश्चिंत रहते थे। गांव में रहते हुए भी उन्होंने अपने बेटे बहू की चिंता करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। उन्होंने एक सुझाव दिया कि मानव उस मकान को बेच दे और खुद यहीं रहकर माँ बाबूजी की सेवा करो। दीनानाथ जी को इस बात की जानकारी हुई तो वे लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो उन्होंने इस बात का विरोध किया। उन्हें समझाया, गहने और मकान बनवा लिए तो बन जाते हैं, वरना योजनाएं ही बनती रहती है। इसीलिए भावनाओं में बहकर अभी हो रहे कामों को टालो मत। दीनानाथ जी की अपनेपन भरी सलाह के आगे सबको झुकना पड़ा और मानव की घर का गृह प्रवेश हो गया। गांव अपने घर चला गया। वो तो 2-3 महीने बाद जाना चाहता था, पर माँ बाबूजी ने समझाया, गृह प्रवेश के बाद घर सूना नहीं छोड़ते। अब माँ बाबूजी को बेहद सूनापन लगने लगा था। बहुत बड़ा सहारा था उन लोगों से। पता नहीं अब जो किराएदार आए उनका स्वभाव कैसा हो। दीनानाथ जी रोज़ अगले किराएदार का सुबह से शाम हो जाती, पर कई दिन बीतने पर भी कोई किराएदार नहीं आया। अब उन्हें घबराहट होने लगी थी। एफडी के ब्याज से मुश्किल से 400 रुपये मिलने वाले थे। अगर कोई किराएदार नहीं आया तब अगले महीने का खर्च कहाँ से निकलेगा। इस किराए की आमदनी का ही तो सहारा था। उन्हें पास की नकदी भी अब ख़त्म होने लगी थी। बचत खाते में भी कोई बड़ी रकम नहीं थी, तो क्या अगले महीने एफडी तुड़वाने पड़ेगी। सोच सोच कर वो परेशान हो जाते। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता। कितनी भारी गलती कर बैठे थे वे। उनके एक दोस्त ने समझाया भी था कि ज़माना बहुत ख़राब है दीनानाथ, माँ बाप को अपनी मुट्ठी में बंद रखने का दौर आ गया है। अब तो सब कुछ बच्चों के नाम मत करो, कुछ अपने भविष्य के लिए भी बचा कर रखो। तब दीनानाथ जी हंसकर इस बात को टाल गए थे कि उनके बेटे के रहते उन्हें किस बात की चिंता। ये सब याद करते ही घबरा कर वे ऊपरी मंजिल पे आ गए। खाली कमरे भाएं भाएं कर रहे थे। उन कमरों में घूमते हुए, उसकी दीवारों पर हाथ फेरते हुए उन्हें वो दिन याद आ गए जब वो अपने सपनों के इस घर को बनवा रहे थे। इसकी एक एक ईंट उनकी जानी पहचानी थी। इसे बनवाते समय कितने सुंदर सपने देखे थे। दोनों बेटे बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, नीचे एक बेटा रहेगा, ऊपर दूसरा। कितना अच्छा लगेगा। उस पूरा घर गुलजार रहेगा। उनका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। ये सब सोचते हुए नंगे फर्श पर बैठकर वो फूट फूट कर रो पड़े। बुढ़ापे में ये दिन भी देखने थे। तभी नीचे किसी कार की रुकने की आवाज़ आई। आंसू पोंछकर वो फट से उठे और गैलरी में आए। कीर्ति और संकेत कार से उतर रहे थे। बेटी और दामाद को देखते ही उनका मन हरा हो गया। उनकी बूढ़ी थकी रगों में जैसे जान आ गई। वो जल्दी से नीचे आए। शीला जी तब तक दरवाज़ा खोल चुकी थी। कीर्ति अंदर आई। माता पिता की दयनीय हालत देखकर उसका कलेजा मुँह को आ गया है। 3 महीने में ही बेचारे कितने कमज़ोर, कितने बूढ़े लगने लगे थे। माँ बाबूजी, उसे तो मालूम ही नहीं था कि माँ बाबूजी यहाँ वापस आ चुके हैं। कल माँ बाबूजी से बात करने के लिए उसने जब बड़े भाइयों के घर फ़ोन लगाया तो भाभी से मालूम पड़ा माँ बाबूजी का मन नहीं लग रहा था यहाँ, तो वापस चले गए। कीर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। तो इसीलिए माँ ने फ़ोन पर बात की थी। माँ बाबूजी, आपने एक बार भी इशारा क्यों नहीं किया कि आप वहाँ परेशान थे। कहते कहते बेटी
बाबूजी का गला रूंध गया। जब रहना उन्हीं के संग था, कैसे करते शिकायत। यहाँ आने के बाद तो करते, अब कैसे कहते। दीनानाथ जी कैसे बताते अपनी दुर्दशा। आज सिर्फ 1 रुपये खर्च करने से पहले भी कई कई बार सोचना पड़ रहा है। उन्हें दूध तक तो बंद कर दिया है, सब्जी भी कंजूसी से खाते हैं। कितने आशंकित मन से जी रहे थे वे दोनों। एक ही चिंता खाए जा रही थी कि अगले महीने आखिरी सहारा एफडी भी ना तुड़वानी पड़ जाए। अपने सास ससुर की ऐसी हालत देखकर दामाद संकेत को भी बहुत गुस्सा आया। उसने जेब से मोबाइल निकाल लिया और बोला, अभी लताड़ता हूँ दोनों को। कीर्ति ने रोक दिया, जाने दो, क्या फ़ायदा ऐसे निठल्लों से कुछ कहने का। उनके दिल में माँ बाप के प्रति प्यार होता तो वैसा करते। और आंखों आंखों में संकेत को कुछ इशारा किया। संकेत भी सब समझ गया और तुरंत बाहर चला गया। माँ बाबूजी कनखियों से ये सब कुछ देख रहे थे। बेटी दामाद के इशारे भापते ही वे संकोच में पड़ गए। उनकी रसोई का खर्च एक दिन बेटी उठा लेगी, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। बदहाली की कल्पना तो उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। बुढ़ापा कैसे कैसे दिन दिखला रहा है। शर्मिंदगी से वो बेचैन हो उठे। अलमारी में 400 रुपये पड़े थे। संकेत को देने के लिए वो उठकर दरवाजे की ओर लपके। कीर्ति ने हाथ पकड़कर उन्हें वापस बैठा दिया। कहाँ भागे जा रहे हो बाबूजी, कहीं रेस लगानी है आपको। दीनानाथ जी का चेहरा एकदम कातर हो गया। दामाद जी पैसे लेकर तो गए ही नहीं, आप भी न बाबूजी। कीर्ति ने थोड़ा झुंझला कर कहा, क्या संकेत आपके बेटे नहीं हैं। कीर्ति का गला रूंध गया। इन पुराने रिवाजों को छोड़ो बाबूजी, दोनों कमाऊ बेटे जब मुंह मोड़ लिया तो क्या बेटी दामाद भी आंख कान बंद करके बैठ जाएंगे। छोड़ दे माता पिता को लवारिसों की तरह। अपनी बेटी की बात सुनकर दीनानाथ जी चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। चाय नाश्ता करवाकर कीर्ति खाना बनाने लगी। संकेत और माँ बाबूजी भी वहीं बैठकर उसका हाथ बटाने लगे। संकेत माँ बाबूजी को अपने संग चलने के लिए मनाने लगा। वो दोनों संकोच में पड़ गए। बेटी के घर रहने की कल्पना वो कैसे कर सकते थे। उन्होंने दबे स्वर में अपनी लाचारगी जाहिर की। उनके मन की दशा समझकर संकेत ने फिर और जिद नहीं की। वो एक दूसरी योजना पर विचार करने लगा। अगर ये योजना सफल हो गई तो माँ बाबूजी पूरे मान सम्मान से रह सकेंगे, पर इसमें उसे मानव की पूरी मदद चाहिए थी, खासकर आरती की। आरती को ही ज़्यादा समय देना पड़ेगा। इसमें खाना खाने के बाद संकेत मानव से मिलने चला गया। 4 महीने बीत गए थे। दोपहर के 12 बज रहे थे। दीनानाथ जी और शीला जी बहुत बिजी थे। तभी बाहर एक रिक्शा आकर रुका। रिक्शा में दीनानाथ जी के बड़े बेटे महेश और पूनम थे। पूनम ने अपनी भेदी नज़रें चौराहे से ही घर पर गड़ा दी थी। रिक्शा रुकने के साथ ही उसने घर पर नज़र डाली। बाहर ढेर सारे स्कूटर, मोटरसाइकिलें, अंदर लोगों की चहल पहल। अगर पहले से ही उसे ये जानकारी नहीं होती कि बाबूजी ने ढाबा खोल लिया है, तो घर पर लोगों की भीड़ देखकर वो यही समझती कि सास ससुर में से कोई एक खिसक गया है। इकट्ठा सा उसने दांत पीस लिए। पास बैठा महेश भी चोर नज़रों से सब ताड़ रहा था। पिछले 4 महीनों में एक बार भी उसने अपने माता पिता की खोज खबर नहीं ली थी। वो तो आज भी यहाँ नहीं जानता, मगर पिछले हफ्ते एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में किसी परिचित ने उसे जानकारी दी कि उसके बाबूजी रिटायर लाइफ में भी भरपूर कमाई कर रहे हैं, सर्विस लाइफ से भी ज़्यादा। उसे ऐसा विश्वास ही नहीं हुआ था। पूनम की तो छाती पर सांप लौट रहा था। ऐसा कौन सा तीर मारा होगा बुढ़ऊ ने। कहीं मकान बेचकर ऐश तो नहीं कर रहा। बूढ़े बुढ़िया हिस्सा हमारा भी है उसमें। पूनम ने तुरंत मोबाइल पर अपने भाई की बात की और सारी जानकारियाँ जुटाने को कहा। 4-5 दिनों में उसके भैया ने जानकारियाँ दी। तुम्हारे ससुर ने ऊपरी मंजिल पर दर्जन भर लड़कों का हॉस्टल बना दिया है, नीचे मेस चालू कर दी है।
इन छात्रों के कारण मेस में बीसियों छात्रों आने लगे हैं। मानव की जान पहचान की बजाय से बिना परिवार के रहने वाले बैंक कर्मी और दूसरे लोग भी वहीं खाना खाते हैं। ढाबा ही खोल लिया है। तुम्हारे ससुर जी ने टिफ़िन सर्विस भी चालू कर दी है। 200 से ज़्यादा परमानेंट मेंबर बन गए हैं। 200 मेंबर। महेश की आंखें हैरानी से 2 सेंटीमीटर फैल गई। अगर प्रति मेंबर कमाई 100 रुपये भी हो तो महीने की 20,000 रुपये। बाप रे, वो तो खुद महीने की 14,000 रुपये कमाता है। पूनम गर्दन तान कर रिश्तेदारों में इसका बखान करती है, मगर बाबूजी की कमाई तो इस बुढ़ापे में हाय हाय उनकी अंग अंग में आग लग गई। उसका जवान बेटा साल भर से अपना बिजनेस जमाने की कोशिश कर रहा था। 2-3 बिजनेस बदल कर भी देखे, पर सफलता दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। उल्टे 30 से 35,000 रुपये का घाटा हो गया था। महेश के स्वार्थी जहन में फौरन एक स्कीम आई, क्यों न अपने बेटे सलील को बाबूजी के साथ फिट कर दिया जाए। वैसे भी बाबूजी को सहारे की ज़रूरत होगी, थक जाते होंगे बेचारे। फैसला लेने में फिर उसने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। पूनम को साथ लेकर वो तुरंत यहाँ आ धमका। रिक्शे से उतरकर दोनों लोहे की गेट तक आए। अंदर का नज़ारा साफ दिख रहा था। बड़े हॉल को बाबूजी ने खाने का कमरा बना दिया था। देसी ढंग से नीचे बैठकर ग्राहक खाना खा रहे थे। बाबूजी की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। बाबूजी अपने परिवार की तरह बड़े प्यार से आग्रह कर करके ग्राहकों को खाना खिला रहे थे। वो घूम घूम कर नौकरों को निर्देश भी दे रहे थे। तभी एक नौकर की नज़र महेश और पूनम पर पड़ी। अंगोछे से हाथ पोंछता वो इनकी ओर लपका। पास आकर उसने पूछा, खाना खाना है आपको? फिर सूटकेस वगैरह देखकर उसने कहा, लेकिन साहब हमारे यहाँ ठहरने का इंतज़ाम नहीं है। ठहरने के वास्ते आपको किसी होटल में जाना पड़ेगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही गुस्से से महेश ने दांत पीसे। अबे ओ बेवकूफ़, हमें पहचानता नहीं? हम यहाँ के मालिक हैं। मालिक? होठों में बुदबुदाकर वो सिर खुजाने लगा। मालिक तो अंदर बैठे हैं, फिर फूलगोभी के कीड़े की तरह ये कौन एकाएक प्रकट हो गया? महेश ने गुर्राकर उसे सामान उठाने का हुक्म दिया। नौकर अनसुना करके खड़ा रहा। तभी अंदर से बाबूजी की आवाज़ आई, फतेहचंद पानी लाना बेटा जी लाया। बाबूजी फतेहचंद बिना सामान उठाए अंदर भागा। महेश सामान उठाने का आदेश देता रहा। नौकर द्वारा किए गए इस अपमान ने महेश का चेहरा गुस्से से लाल कर दिया। उसकी इच्छा हुई कि अभी अंदर जाकर इस फत्तू को तड़ातड़ 2-4 थप्पड़ जमा दे। तभी उसे ध्यान आया कि फ़िलहाल गरज उसकी है और ये नौकर बाबूजी का है। बाबूजी के नौकरों को डांटने पर बाबूजी नाराज़ हो सकते हैं। दोनों बरामदे में आकर ठिठक गए। पहले घर में प्रवेश बड़े हॉल में करते थे, पर वहाँ ग्राहक खाना खा रहे थे, इसीलिए उधर जाना ठीक नहीं रहेगा। जूते चप्पल उतार कर वे साइड वाले छोटे कमरे में आ गए। बाबूजी ने उसे ऑफिस बना लिया था। कमरे में कोई नहीं था। इस कमरे के अंदरूनी दरवाजे से वे गलियारे में आए। तभी माँ बाबूजी ने उन्हें देख लिया। माँ बाबूजी से नज़रें मिलते ही महेश और पूनम ने अपने होठों पर गजबर की मीठी मीठी आत्मीय मुस्कान बिखेर ली और बेटे ने आगे बढ़कर आदरपूर्वक अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। माँ बाबूजी मन ही मन ये सोचकर मुस्कुरा दिए, बहुत मान सम्मान उमड़ रहा है बूढ़े बुढ़िया पर। पूनम उन्हें यही कहकर बुलाती थी। वैसे उन्होंने महेश और पूनम को रिक्शे से उतरते ही देख लिया था। जानबूझकर वे अपने कामों में बिजी रहे। उनके प्रणाम करने पर माँ बाबूजी ने शून्य भाव से चेहरे से उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर हाल चाल की 2-3 बातें पूछकर औपचारिकता निभाई और फिर से अपने काम में बिजी हो गए। माँ बाबूजी हॉल में चले गए और माँ किचन में। रह गए महेश और पूनम। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि अपना सामान
घर के किस कोने में रखें, नहाना धोना कहाँ करें। अपने ही घर में वे उपेक्षित से खड़े थे। अचानक पूनम को वो दिन याद आ गए जब माँ बाबूजी उसके घर रहने के लिए आए थे। दोनों बूढ़े इंसान अपने ही बेटे के घर में किस तरह टुकुर टुकुर बेबसी से अपने आप में सिमटे डूबके रहते थे। धरती का बोझ बोलता था महेश उन्हें। 3-4 मिनट बीत गए। माँ बाबूजी नौकर किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार महेश अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ तैयार होने के लिए हम ऊपर चले जाते हैं। ऊपर तो कॉलेज के लड़के रहते हैं, अभी उनकी परीक्षाएं चल रही है। ये सुनकर महेश ने अपनी नज़र माँ के चेहरे पर टिका दी। माँ ने फतेह चंद को इशारा किया। फतेह चंद उन्हें किचन के बाजू वाले कमरे में ले गया। 4-5 महीने पहले जब माँ बाबूजी महेश के घर रहने गए थे, पूनम किचन में झांकती तक नहीं थी। बेचारी माँ अकेली खटती रहती थी। मगर आज अपनी सास के घर में पूनम को किचन में जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। आधे घंटे में नहा धोकर वो किचन में पहुंच गई। शीला जी उस वक्त वहाँ 2 नौकरों से टिफ़िन भरवा रही थी। पूनम बिना कहे नौकरों के संग काम में जुट गई। शीला जी ने मना भी किया कि यहाँ का काम तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मगर पूनम ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और सुघर बहू की तरह सास के कामों में हाथ बटाती रही। खाना बनाने वालियों के संग रोटियां बेलने में भी उसे संतुष्ट नहीं हुआ। शीला जी मन ही मन मुस्कुरा कर स्टोर रूम की तरफ चली गई। पूनम खाना बनाने वाली औरतों के संग बतियाते हुए फटाफट हाथ चलाने लगी। तभी अचानक उसकी कान खड़े हो गए। बाहर से दिनेश और मेघा की आवाज़ आ रही थी। देवर देवरानी की आवाज़ सुनते ही वो चौंक पड़ी। तुरंत गर्दन उचकाकर गलियारे में देखी। उनको देखकर पूनम सकते में आ गई। ये दोनों भला क्यों आए? कहीं इनकी भी कोई प्लानिंग तो नहीं है? इनके बेटे अंकित ने इसी साल ग्रेजुएशन किया है। आशंका से पूनम की सांस जहाँ की तहाँ थम गई। दिनेश और मेघा उसे अपने दुश्मन नंबर 1 नज़र आने लगे। इधर रोटी बेल रही गोमती बाई ने बतलाया, ये दोनों कल शाम को ही आ गए थे। अभी कॉलोनी में शर्मा जी से मिलने गए थे। सुनते ही पूनम का तनाव बढ़ गया। कल शाम से आई हैं ये मेघनी की बच्ची, पता नहीं कौन कौन सी पट्टी पढ़ा दी इसने माँ जी को। माँ बाबूजी शायद इसी वजह से कुछ खींची से हैं। पूनम के लिए फिर एक पल ठहरना भी दुश्वार हो गया। वह देवर देवरानी से मिलने का बहाना बनाकर तुरंत किचन में बाहर चली आई। उससे यूं एकाएक प्रकट हुआ देखकर दिनेश और मेघा भी बुरी तरह सकपका गए। भैया भाभी आप लोग कब आए? इनके आने के बारे में तो माँ बाबूजी ने कोई जिक्र ही नहीं किया था। कहीं बाबूजी से कोई साठगांठ तो नहीं कर ली है भैया ने? आशंका से दिनेश की खोपड़ी में खतरे की सायरन बजने लगी। उस समय महेश नहा धोकर कमरे से बाहर निकला। गलियारे में अपने छोटे भाई को देखते ही वो भी टेंशन में आ गया। उफ, ये क्यों आ गया? यहाँ मेरी योजना पर कहीं पनीता ना लगा दे। दोनों भाई एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए थे। दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी खल रही थी। अपने मन की दूर भावनाओं को छिपाकर वे मुस्कुराते हुए एक दूसरे से मिले जरूर, मगर अंदर ही अंदर वे अपने आप जलने भूलने लगे थे। दोपहर का 1 बज गया था। वह सब खाना खाने बैठे। खाना खाते हुए महेश का ध्यान बार बार घर की बदली हुई काया की ओर जा रहा था। बाबूजी का स्टैंडर्ड काफ़ी ऊंचा हो गया था। बेटों के घर जाने से पहले बाबूजी ने अपना फ़ोन कटवा दिया था। बंद घर में फ़ोन रखकर वो क्या करते, पर आज उनके पास 2-2 फ़ोन थे। मोबाइल भी था। उनके फ़ोन लगातार घनघना रहे थे। बाबूजी के यहाँ लंच पैक की सुविधा भी थी। ज़्यादातर फ़ोन उसी के लिए आ रहे थे। खाना खाते हुए महेश मन ही मन हिसाब लगाने लगा। बाबूजी कम से कम 1000 रुपया तो रोज़ छाप रहे होंगे।
खाना खाने के दौरान बाबूजी ने आरती को बैंक भेज दिया था। उसके साथ ऊपर हॉस्टल में रहने वाला अशोक भी था। जब तक इनका खाना होता, आरती बैंक से 60,000 रुपये निकाल कर ले आई। बाबूजी ऑफिस में आए। थोड़ी देर में वहाँ 3 व्यापारी आ गए। बाबूजी ने उन्हें पहले ही फ़ोन कर दिया था। आरती ने उन व्यापारियों का हिसाब निकाला। कोने में कुर्सियों पर बैठे महेश और दिनेश ये सब कुछ देख रहे थे। घी तेल के व्यापारी को दीनानाथ जी ने करीब 16,000 रुपये का भुगतान किया। महेश फटी फटी आंखों से देखता ही रह गया। उसका वेतन 14,000 रुपये महीना था, यानी उसकी पगार से भी ज़्यादा रुपए का भुगतान बाबूजी एक एक व्यापारी को कर रहे थे और ये भुगतान मात्र 19 दिनों की सप्लाई का था। ये देखकर महेश का गला सूख गया। कितनी भारी तरक्की कर ली थी बाबूजी ने। इस बुढ़ापे में उसने चापलूसी करते हुए अपने पिता की तारीफ की। बाबूजी हौल से मुस्कुरा दिए और बोले, सब दामाद जी की कृपा है। संकेत ने ही दिया था इसका आइडिया। संकेत का भतीजा पीएमटी की तैयारी करने के लिए कोटा गया था। वहाँ वो एक परिवार में पेइंग गेस्ट बनकर रह गया। कोटा में आजकल बहुत से मकान मालिक छात्रों को अपने घरों में रहने के साथ साथ खाने की भी सुविधा देते हैं। घर जैसा माहौल, घर जैसा खाना, इस सब के कारण छात्रों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से होती है। संकेत ने बाबूजी को यही काम करने की सलाह दी। माँ बाबूजी हिचकिचाए कि भला इस बुढ़ापे में वो इतनी भाग दौड़ कैसे करेंगे। तब संकेत ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि सब हो जाएगा, आप बस मैनेजमेंट संभाल लेना। संकेत पूरे 2 सप्ताह उनके पास रहा। इधर उधर भाग दौड़ करके उसने 12 कॉलेज छात्रों को इकट्ठा किया। ये छात्र अभी तक छोटे छोटे से एक कमरे में रह रहे थे। दीनानाथ जी के घर उन्हें अच्छा खासा खुला माहौल मिला। मनोरंजन के लिए नीचे बाबूजी के पास टीवी देखने आ जाते। बाबूजी के यहाँ उन्हें एक भारी फ़ायदा और था। गांव से आने वाले उनके रिश्तेदार उनके साथ ठहर जाते। उनके होटल के खर्चे बच जाते। छात्रों को इकट्ठा करने में संकेत ने खास ध्यान रखा। 4 छात्र मेडिकल के थे। ज़रूरत पड़ने पर वे माँ बाबूजी को डॉक्टरी मदद भी तुरंत उपलब्ध करवा देते। कुछ छात्र कॉमर्स कॉलेज के थे। उनका कॉलेज सुबह रहने से घर में दिन भर चहल पहल बनी रहती थी। मेस के लिए संकेत ने तो खाना बनाने वाली बाइयों का इंतजाम कर दिया। शीला जी के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट बनता था। शीला जी सिर्फ मसाले निकालने और छौंक लगाने का काम करती, बाकी का सारा काम दोनों बाइयों संभालती। शुरुआत में मेस सिर्फ उन 12 छात्रों के लिए ही शुरू हुई थी, लेकिन जब उन छात्रों के दूसरे दोस्तों ने भी वहाँ खाना खाया तो वो भी शीला जी के पास रोज़ गुहार करने लगे, दादी माँ हमें उधर होटल खाने का अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ दादी माँ हमारे लिए भी खाने का इंतज़ाम कीजिए। उन अनुरोध के आगे माँ बाबूजी को झुकना पड़ा और इस तरह छात्र बढ़ गए, काम बढ़ता गया। बाबूजी ने महेश और दिनेश को सब कुछ बताया। आरती इस बीच वहाँ से जा चुकी थी। दिनेश भी थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था। इस समय कमरे में बाबूजी के अलावा और कोई नहीं था। महेश असली मुद्दे पर आया। बातों ही बातों में एक योजना बनाकर उसने अपने नज़रें बाबूजी के चेहरे पर गड़ा दी। अकेले इतना सारा काम संभालने में आपको बहुत दिक्कत आती होगी। कोई दिक्कत नहीं, बाबूजी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। ऊपर रहने वाले सभी लड़के उन दोनों का बहुत ध्यान रखते थे। अपने दादा दादी की तरह माँ बाबूजी की सेवा करते थे। वह लड़कों के कारण ही दीनानाथ जी की मेस का कारोबार बढ़ता ही जा रहा था। दीनानाथ जी काफ़ी कम खर्चे में उन लड़कों को रहने खाने की सुविधा दे रखी थी, इसीलिए वह लड़के भी उन्हें दिलो जान से चाहने लगे थे। माँ बाबूजी कोई समर में और क्या चाहिए था।
बाबूजी की बात सुनकर शक पकाए महेश से कुछ कहते नहीं बना। थोड़ी देर की छुट्टी के बाद उसने एक बार फिर गोटी फेंकी। लेकिन बाबूजी, रुपयों का लेन देन, हिसाब किताब, इन कामों के लिए घर का कोई सदस्य होना ज़रूरी है। आरती है ना, मानो भी मदद करता ही रहता है। मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्या मतलब, आप हिसाब किताब कभी चेक ही नहीं करते? महेश ने शंका का तीर छोड़ा। क्या ज़रूरत है, मानो खुद बैंक में बड़े बड़े हिसाब किताब देखता है। फिर भी बाबूजी, आखिरकार वह एक पराया है। कौन कहता है कि वह पराया है? बाबूजी ने अपनी कठोर नज़रें उनके चेहरे पर गड़ा दी। इस बुढ़ापे में मुझे किसने सहारा दिया? उसी ने तो। बाबूजी की आंखों से लगने लगी। 3-4 पलों की खामोशी के बाद उन्होंने रूखे स्वर में कहा, तुम लोग क्या सोचते हो? यह सारा कारोबार मैंने जमाया है। मैंने मेहनत और भाग दौड़ की है। वह महेश को घूरते रहे, फिर उठकर टहलने लगे। सिर पर स्कीम बना देने से कोई कारोबार सफल नहीं हो जाता। इसके लिए पूंजी लगती है, मेहनत और भाग दौड़ करनी पड़ती है। मेरे पास पैसा बचा था क्या? इस उम्र में रसोई का इतना सारा सामान रोज़ रोज़ ले आता, रोज़ सवेरे सब्जी ले आता, काम वाले का इंतज़ाम कर लेता। और फिर बाबूजी ने अपने दामाद संकेत की तारीफ़ करते हुए बताया कि उसने जब मानव को योजना बताई तो मानव तुरंत तैयार हो गया। वह माँ बाबूजी की सेवा की जान से करना चाहता था। उसने ही भाग दौड़ करके बैंक से बहुत अच्छी लोन दिलवा दिया। गांव से मानव के बाबूजी ने 2 खाना बनाने वाली भेज दी। मानव के बैंक में सैकड़ों व्यापारियों के खाते थे। थोक व्यापारियों के यहाँ से घी, तेल, अनाज, मसाले सब आ जाते। सब्जी मंडी के व्यापारियों से भी मानव की बहुत जान पहचान थी। कारोबार जमाने के लिए मानव ने 10 से 12 दिनों की छुट्टी ले ली। सारी मेहनत तो मानव और आरती ने की थी। फिर क्यों न विश्वास रखे इन दोनों पर। फिर कमरे से निकलते निकलते बाबूजी ने असली तीर छोड़ा। तुम सगे ने तो खाली हाथ हमें अपने अपने घरों से भगा दिया था। यह मानव ही है जिसने हमें आश्रय दिया, जिसने हमें संभाला। हमारा असली बेटा तो यही है और हमारे कारोबार का आधा भागीदार भी। महेश और दिनेश सर झुकाए बैठे रहे। अपनी खुदगर्जी के कारण जो अंधेरा उन्होंने अपने आप सहाय बूढ़े माता पिता के जीवन में कर दिया था, उसकी कालिमा कलंक बनकर उसके ही चेहरे पर टूट गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।